नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। लोग कितनी जल्दी गोल पोस्ट बदलते हैं, किस तरह अपने विचार बदलते हैं, पहले कुछ और कह रहे होते हैं, जब देखते हैं कि जो कुछ कहा था, उसके अकॉर्डिंग तो मतदाता बिहेव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं या उनकी जो दबी छिपी इच्छाएँ होती हैं, कुंठाएँ होती हैं, वो तो पूरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी बेहयाई के साथ गोल पोस्ट चेंज करते हैं, अपने विचार भी चेंज करते हैं। 2-3 घटनाओं का उल्लेख करता हूँ। ये तो आप जानते हैं कि 8 राज्यों में 58 सीटों के लिए छठे चरण का मतदान इस समय हो रहा है और जो ट्रेंड है, 1-2 जगह मतदान धीमा है या कह सकते हैं कि अभी लग रहा है कि उतना नहीं हो रहा है जितनी अपेक्षा थी। लेकिन जैसा अब से पहले 5 चरणों में हमने देखा है, 2019 के मुकाबले कोई बहुत बड़ा अंतर जो है वो मतदान के ट्रेंड में दिखाई दे नहीं रहा है और जो 5 चरण के मतदान हुए हैं, उनके आधार पर कंफर्टेबली, सेफली ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार वापसी सुनिश्चित है। इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि किस तरीके से लोग पहले कुछ और कहते हैं और बाद में अपना गोल पोस्ट चेंज करते हैं, इसके 2-3 उदाहरण हैं। ये योगेंद्र यादव नाम का जो प्राणी है, वैसे तो कोई उस पर भरोसा करता नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खुद ही कह चुका है कि मैं तो अब एक राजनीतिक प्राणी हूँ और वो जिस तरीके से वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के साथ कि राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे थे, उनके सलाहकार भी बने हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर के उनको बताते थे कि आपको इस सवाल का क्या जवाब देना है। वो योगेंद्र यादव कह रहे थे कि मुझे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 200, सवा 200, 220 के ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एनडीए भी जो है वो मिल जाए भाजपा के साथ, उसके वोट मिला लें तो 272 जो बहुमत के लिए ज़रूरी होता है, उसको छूते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ताज़ा इनके बयान क्या आए हैं? ताज़ा इनके बयान आए हैं कि साहब अकेले भारतीय जनता पार्टी ही 240 से 260 सीटें जीत सकती है और उसके बाद फिर उन्होंने एनडीए को मिला करके तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी को बहुमत दे दिया। पता नहीं मतलब दिल पर कैसे-कैसे पत्थर रख कर के इन्होंने ये बात कही होंगी। लेकिन ये गोल पोस्ट क्यों चेंज हो रहे हैं? पहले कह रहे थे कि नहीं, नहीं भारतीय जनता पार्टी तो इस बार हार रही है, ये दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा है। अब चूँकि छठे चरण का मतदान आज हो रहा है और बस 7वें चरण का अब हमारे सामने है 1 जून को, उसी दिन एग्ज़िट पोल भी आ जाने हैं और उसके 3 दिन बाद जो है 4 जून को रिज़ल्ट आ जाने हैं, पता लग जाना है, सबका भंडा फूट जाना है, किसने सही बोला है, किसने झूठ और महाझूठ बोले हैं, सबका हिसाब-किताब यही होना है और अगले 10-12 दिन के भीतर ही होना है। तो इसलिए अभी से थोड़ा-थोड़ा जो डैमेज कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, उसको करना शुरू कर दिया लोगों ने। दूसरी घटना, प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में डे 1 से एक ही बात कह रहे हैं और प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि साहब कई राज्यों में तो जैसे पश्चिम बंगाल में वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी और ममता बनर्जी की घटेंगी। इसके अलावा उड़ीसा का भी उन्होंने कहा था, तेलंगाना का उन्होंने कहा था कि ये 2 और ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। और जो नॉर्थ इंडिया है, जहां से करीब 310 के आसपास सीटें आती हैं
और जिसमें से अधिकांश 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और कांग्रेस की झोली में केवल 15 सीटें गई थी। तो उनका कहना था कि नॉर्थ इंडिया में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होते हुए मैं नहीं देख रहा। तो अगर हम प्रशांत किशोर की ही मान लें, तो फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं या जो अमित शाह कहते आए हैं कि हम 400 पार करेंगे, तो उसमें फिर कोताही कहाँ है? उसमें असत्यता कहाँ है? और प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में पिछले दिनों कहा भी है कि भई अगर थोड़ा-सा दिमाग पर ज़ोर डालो, तो आपको पता लगेगा कि 2019 से लेकर के और 2024 तक, जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें भी तो हमें 400 एमपी का समर्थन था पार्लियामेंट के भीतर। इनके खुद के, एनडीए के, इनके सहयोगी ये मिलाकर के 353 तो वैसे ही जीत करके आए थे 2019 में। फिर उनमें से वो उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे, जदयू कुछ समय के लिए अलग हुआ था, फिर वापस आ गया, नीतीश जी वापस आ गए। एक अकाली दल की तो स्ट्रेंथ ही कितनी थी, 2 ही जीत करके आए थे, एक सुखबीर बादल और एक उनकी धर्मपत्नी भटिंडा से, हरसिमरत कौर। तो कहने का आशय ये है, उनका कहना ये था कि जब-जब हमें ज़रूरत पड़ती थी, राष्ट्रीय महत्व के अत्यधिक महत्वपूर्ण बिलों पर सहयोग की, तो चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हों, कुछ और छोटे दल, वो हमारे साथ ही खड़े रहते थे राज्यसभा में। लोकसभा में तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना ही इतना था, उसके सहयोगियों का ही इतना दमखम था कि किसी की और की ज़रूरत नहीं थी और राज्यसभा में ज़रूरत पड़ती थी। तो वो कह रहे हैं कि हमें 400 से ज़्यादा का सपोर्ट तो तब भी था और अब हम कह रहे हैं कि भई अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए मिला करके 400 के पार हो जाएगी। तो जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पश्चिम बंगाल में बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। पिछली बार 42 में से 18 सीटें मिली थी। इस बार दावा किया जा रहा है कि ये 25 से 28 तक हो सकती हैं। कुछ-कुछ तो कह रहे हैं कि ये 30 के ऊपर भी जा सकती है। पर हम अगर एक सेफली मान करके चलें कि भई चलो 25 और 28 के बीच में रहती हैं, 26-27 भी रहती हैं, तो भी ममता बनर्जी तो नीचे आएँगी ही आएँगी। पिछली बार उनको 22 सीटें मिली थी। इस बार मामला उलट होकर के भारतीय जनता पार्टी और ऊपर जा रही है, यानी 22 के भी आगे जा रही है। और उड़ीसा में भी बढ़ रही हैं, तेलंगाना में भी बढ़ रही है, आंध्रा में भी उसका खाता खुल रहा है, तमिलनाडु में भी उसकी सीटें आ रही हैं, केरल में जहाँ कभी नहीं जीती, वहाँ से भी 2-3 सीटों की बात चल रही है कि वो आ सकती हैं। तो ऐसे में ये आंकड़ा कहाँ पहुँचेगा? अमित शाह हिमाचल में थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे और वहाँ उनका ये कहना था कि साहब 5वें चरण तक जो वोटिंग हुई है, उसमें ही भारतीय जनता पार्टी 310 क्रॉस कर रही है। भाजपा जब मैं कह रहा हूँ तो भाजपा एनडीए मिला करके 310 क्रॉस कर रही है और ये जो अब छठे चरण का मतदान चल रहा है, 58 सीटों का, इसको मिला दें तो ये 360 तो वैसे ही दिखाई दे रही हैं। अगर उनकी बात पर हम भरोसा करें कि 310 और ये जो 58 सीटें हैं, इनमें जो मिलने जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, उसको भी मिला लें तो ये 360 के पार हो रही हैं। और 7वें चरण में क्या होगा? उसमें भारतीय जनता पार्टी भी होगी, उसमें एनडीए भी होगा, तो ये 400 के आस-पास तो वैसे ही पहुँचने वाले हैं। और ये जो छठे चरण का चुनाव हो रहा है 58 सीटों का, मैं किस लिए कह रहा हूँ कि अगर अमित शाह 310 सीटों का दावा 5वें चरण तक कर रहे हैं, तो छठे चरण में 360 तक पहुँच जाएँगे। वो दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ
कि 2019 के अगर आंकड़े उठा करके देखें इन 58 सीटों के, तो बिहार में जो आज 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीटें थी। 3 सीटें जेडीयू के पास थी इन 8 में से, और 1 एलजेपी के पास थी। यानी आठों की आठों सीटें एनडीए के पास थी। दिल्ली की जो 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, ये सब की सब यानी सातों सीटें 2014 में भी और 2019 में भी ये भारतीय जनता पार्टी ने ही जीती थी। तो 8 और 7 15। हरियाणा में 10 सीटों के लिए हो रहा है, सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो इनको भी मिला लें तो 25 हो गई। उड़ीसा में 6 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बीजेपी ने वहां 2 सीटें जीती थी इन 6 में से, और 4 बीजेडी ने जीती थी। तो इस बार तो उड़ीसा में वैसे ही उसकी सीटें बढ़ने वाली हैं। तो मान लिया हम 2 ही लगा करके चलें तो 27 सीटें ये हो गई अब तक की। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 14 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 27 और 9 कितनी होती हैं साहब? 36 हो गई। बीएसपी ने 4 जीती थी इनमें से, और 1 एसपी को गई थी। अच्छा, जो एसपी को गई थी आजमगढ़ वाली, जब वहां उपचुनाव हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये 10 की 14 में से 10 भारतीय जनता पार्टी की मिल लगानी चाहिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीजेपी ने इन 8 में से 5 सीटें निकाली थी 2019 में भी, और टीएमसी के हिस्से में केवल 3 सीटें आई थी। तो इस बार तो उसकी सीटें वैसे ही बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में। तो आप अंदाजा लगाइए कि कहाँ बैठ रहा है आंकड़ा ये। अच्छा, झारखंड में 4 सीटों के लिए हो रहा है। 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 1 आजसू के पास थी, जो बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी थी। यानी जिन 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है झारखंड में, ये चारों की चारों एनडीए के पास थी। जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए हो रहा है, अनंतनाग और राजौरी वाली पे, और जिस पर रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। यहां अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट है भी नहीं, और उम्मीद भी नहीं है। कुल मिलाकर के जो ये 58 सीटें हैं, इनमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीटें थी 2019 में। बीजेडी की 4 थी, बीएसपी की 4 थी, जनता दल यू की 3 थी, टीएमसी की 3 थी, एलजेपी की 1 थी, आजसू की 1 थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी की 1-1 थी। और अगर हम बीजेपी की 40 और 5 इनके सहयोगियों की, जदयू की 3, 1 आजसू की, 1 एलजेपी की, इनकी भी जोड़ लें तो एनडीए के पास 58 में से 45 सीटें थी। अब अमित शाह ने कहा कि 5वें चरण तक हम 310 सीटें तो जीत चुके हैं। इनमें जरा 45 और जोड़ दीजिए, 355। और क्या इन राज्यों में यानी उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में 5 और सीटें नहीं आएंगी क्या बीजेपी की? बढ़ करके 5 से भी ज्यादा आएंगे। तो उस लिहाज से मैंने कहा है कि छठे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की जो सीटें हैं, वो 360 पार हो रही हैं। और अगर आज ये 360 पार हो रही हैं, तो फिर छठे चरण में 57 सीटों के लिए और होना है। तो उसके बाद तो आप अंदाजा लगाइए कि 400 या तो छू लेगी या 400 के पार चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो दावेदारी है, और जो विश्लेषक भी बता रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, एनडीए की सीटें बढ़ रही हैं, तो उसमें फिर इनका क्या होगा? आपका क्या होगा जनाबे आली? ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव जी, राहुल जी, सोनिया जी,
इतने सारे जी हैं, लालू जी, इनका क्या होगा? सीताराम येचुरी, जो बैठकों में तो बढ़-चढ़ कर के भाग लेते थे, 4 या 5 बैठकें हुई, 4 बैठकें हुई हैं, पहली पटना में, फिर बेंगलुरु, फिर मुंबई, फिर दिल्ली। तो सीताराम येचुरी भी, ए राजा भी, सारे के सारे जितने वामपंथी थे, कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता, बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेते थे, बढ़-चढ़ कर के बयानबाज़ी करते थे। लेकिन जब सीटों के बँटवारे की बात आई, ना केरल में इनकी बात बनी, ना पश्चिम बंगाल में इनकी बात बनी ममता बनर्जी से। केरल में ये भी अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी अकेले लड़ रही है। तो ये इंडी अलायंस जो है, इसका तो या तो अरविंद केजरीवाल और अ, राहुल गांधी के बीच में दिल्ली को लेकर के सहमति हुई, हरियाणा में भी उनको 1 सीट दे दी, गुजरात में भरूच और भावनगर दे दी। पंजाब में ये दोनों ही एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आप बैठ के कर रहे हो, हवा बना रहे हो कि हम मोदी को रोकेंगे, 400 सीटों पर तो हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ एक ही प्रत्याशी देंगे। लेकिन जैसे-जैसे सीट शेयरिंग का मसला आया, वैसे-वैसे रायता बिखरना शुरू हो गया। और क्या स्थितियाँ बनी? बस इन 2-3 के बीच में, एक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में। इसके अलावा कहीं कोई तीसरा समझौता हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। महाराष्ट्र में तो पहले से ही महाविकास आघाड़ी था। वहाँ एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, शिवसेना के बीच में पहले से ही अलायंस था। तो वहाँ कोई करिश्मा नहीं हुआ है, वहाँ तो वो उन्हीं तीनों में सीटें बँटनी थी। ये इंडिया अलायंस नहीं होता तो भी यही होता, जो इंडिया अलायंस के बाद हुआ है। तो ऐसे में अभी बस 1 चरण का मतदान है, 1 जून को, अंतिम चरण का। और ये आज के बाद ही रोना-पीटना शुरू करेंगे। वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं ईवीएम को लेकर के, तरह-तरह के बहाने, तरह-तरह के तर्क, नए-नए आविष्कार, अन्वेषण करते हैं, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं है। चुनाव आयोग पर अभी से इन्होंने एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। इतने दिन बाद जी सही आंकड़े जारी कर रहे हैं, कुछ गपड़े, गोल गपड़ा है, 1 करोड़ मतदाता कैसे बढ़ जाते हैं बाद में, तमाम तरह की बातें। पर ऐसा लगता है कि 4 जून से पहले एक बार फिर ये वही रोवा-पीटी शुरू करेंगे और जो इस देश की जनता का वास्तव में मन है, जिसके लिए उसका दिल धड़क रहा है और जिसके लिए वो जनादेश दे रही है, ये जनता के विवेक पर भी, जनता के फैसले पर भी अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग बहाने तलाश करके और अपने बारे में भ्रम बनाए रखने के लिए हर बार कुछ ना कुछ शिकूफा छोड़ते हैं। जहाँ तक इस चरण के प्रमुख चेहरों की बात है, जिनका सब कुछ दाँव पर लगा हुआ है, तो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, ये तो सुकून में दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जनसभाओं में भी जिस तरीके से वो इनको धो रहे हैं विपक्षियों को, जिस ट्रोल की एक भूमिका और अदा में वो मस्ती में हैं, उससे लग रहा है कि वो बहुत कंफर्टेबल हैं। उनको रिज़ल्ट को लेकर के, जनादेश को लेकर के किसी तरह की कोई गलतफ़हमी नहीं है, कोई आशंका नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। पर सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, जिनको आज दिल्ली में हमने देखा है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सोमनाथ भारती को वोट करते हुए, यानी जिस इलाके में ये रह रहे हैं, वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ ही नहीं रही है। ममता बनर्जी हों, उनकी चिंताएँ तो 7वें आसमान पर है। अरविंद केजरीवाल हों, लालू जी हों, नीतीश कंफर्टेबल हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। जिन चेहरों पर आज निगाह रहेगी, उनमें करनाल सीट से, हरियाणा की करनाल सीट से लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। पिछली बार भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने 6,34,000 के अंतर से जीती थी। उनकी जीत में कहीं कोई
बस ये है कि पिछली बार की जो जीत का अंतर था इसको बढ़ा सकेंगे क्या? दूसरे महबूबा मुफ्ती जो अनंतनाग राजौरी सीट से लड़ रही है और धरने पर बैठ गई आज। इसी तरीके से मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से लड़ रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो संबलपुर उड़ीसा से चुनाव मैदान में है, मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर जिनके खिलाफ कन्हैया कुमार को ढूंढ करके लाई है कांग्रेस, हद हो गई। इसी तरह संबित पात्रा उड़ीसा में पूरी सीट से लड़ रहे हैं। नवीन जिंदल जो उद्योगपति हैं और लड़ने से कुछ ही समय पहले कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उन पर भी निगाह रहेगी कि कुरुक्षेत्र में वो अ, किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं। इसके अलावा सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो है वो नई दिल्ली सीट से है। सोमनाथ भारती को ही उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। तो ये जरा चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं। पर मेरा भी ये निजी तौर पर मानना है कि इस चरण में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 350 और 360 के पार तो जा ही रहा है। एक निवेदन आखिर में, हमने पिछले दिनों भी एक ये बात बताई थी आप लोगों को कि हो क्या रहा है, इस समय देश में जो वातावरण चल रहा है और पश्चिमी देशों में भी जो साजिशें रची जा रही हैं कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोका जाए, उनको बहुमत ना मिलने पाए। तो ये जो साजिशें बहुत लंबे समय से हो रही हैं, उसमें जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो इस समय सही स्थितियां देश के सामने रख रहे हैं और एक तरीके से इनको चैलेंज भी कर रहे हैं, जो तमाम तरह के दुष्प्रचार करते हैं। यूट्यूबर्स को भी जो पश्चिम का ये इकोसिस्टम है, ये प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारी रीच को इन्होंने सीमित किया है। इंस्ट्रूमेंट तो उन्हीं के पास है, तकनीक तो उन्हीं के पास है, हाथों में तो उन्हीं के है। यूट्यूब भी पश्चिमी देशों के ही हाथ में है और हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा एक नियमित सोर्स था आय का, उसको भी इन लोगों ने प्रभावित करने की कोशिश की है। इसलिए हम लोगों ने एक ये प्रयास किया है कि जब तक ये इनका टंटा चल रहा है, इनकी साजिशें चल रही हैं, हम लोगों को भी आर्थिक तौर पर प्रभावित करने की जो साजिशें और कोशिशें हो रही हैं, इसका मुकाबला भी किया जा सकता है। और मैंने एक और वीडियो में भी ये कहा था अपने सभी दर्शकों से कि जो लोग सक्षम हैं, वो हमारे जो लिंक हैं, जो हमने वीडियो के नीचे दिए हैं, वहाँ जाकर के कोऑपरेट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों का मुकाबला किया जा सके। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।